प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वह संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। और वास्तविक शक्ति जो होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद होती है, मंत्रियों का समूह, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का वर्णन कहाँ पर है। तो हमारे संविधान में प्रधानमंत्री जी का जो वर्णन है, इसके लिए देखेंगे कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में इनका वर्णन है। इस आर्टिकल में, आर्टिकल 74 में और 75 में। अब देखेंगे कि 74 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसमें यही कहा गया है, जैसे आर्टिकल 53 क्या कह रहा है? 53 भी कह रहा है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन कर्मचारियों के द्वारा करेगा। और 74 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता वह सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो 74 में किसका वर्णन है? मंत्री परिषद का। 74 में देखेंगे कि मंत्री परिषद का वर्णन है। अब ये मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो ये कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और मंत्री, अब ये लोग यहाँ आते हैं, इनका गठन कैसे होता है? इनका गठन जैसे जब चुनाव होता है तो चुनाव में जिस किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है, जिस किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, वह दल आकर कार्यपालिका का गठन करता है। उस दल के ही व्यक्ति आकर प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री बनते हैं, और उस दल के जो और व्यक्ति होते हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, वे लोग मंत्री बनते हैं। तो आर्टिकल 74 यही कह रहा है, मंत्री परिषद के बारे में बताता है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्री परिषद किसे कहते हैं? मंत्री परिषद कुछ मंत्रियों की श्रेणी होती है, जिसमें कितने मंत्री होते हैं? इसके लिए कहा गया है कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या होगी, उसके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती। अब इसके बारे में हम जानते हैं, तो देखेंगे कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं। मंत्री परिषद में देखेंगे आपकी, इसमें आ जाते हैं पहले कैबिनेट मंत्री, पहले नंबर पर आ जाते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं राज्य मंत्री, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, जो एकदम निचले स्तर पर होते हैं, उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में 3 टाइप के मंत्री होते हैं। और जो ये मंत्री परिषद हो गई, इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया आप देखेंगे पीएम होते हैं। मुखिया कौन होते हैं? सबसे ऊपर हो जाएंगे पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर। ये होते हैं मंत्री परिषद के मुखिया। अब इन्हें क्या कहा जाता है? अब इन्हें मंत्री परिषद कहा जाता है। अब इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? सबसे शीर्ष स्तर पर इसमें पीएम होते हैं। मंत्री परिषद की अध्यक्षता पीएम करते हैं। पीएम ही इस मंत्री परिषद के जन्म और जीवन और मृत्यु, मंत्री परिषद के जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों किसके हाथ में होते हैं? पीएम के हाथ में होते हैं। तो मंत्री परिषद के जो पहले स्तर के मंत्री होते हैं, उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। अब इनमें अंतर क्या होता है तीनों मंत्री में? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, इनके पास मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के स्वामी होते हैं। ये लोग किसी मंत्रालय के स्वामी होते हैं, कोई मंत्रालय इनके पास होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया। इन सब के लिए कोई कैबिनेट मंत्री होता है। पूरा मेन कार्य कौन करता है? यही लोग करते हैं, कैबिनेट मंत्री। अब राज्य मंत्री जो हो जाएंगे, इनका कार्य क्या हो जाता है? राज्य मंत्री जो होते हैं,
ये लोग कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। या तो आप देखेंगे कभी कभी इन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी कहा जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। कभी काल इन्हें कोई न कोई विभाग भी दिया जाता है, कोई न कोई कार्य दे दिया जाता है, विभागों का स्वामी इन्हें बना दिया जाता है। उस कंडीशन में इन्हें कहा दिया जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वैसे एक श्रेणी इसमें और भी बना सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम यहाँ लिख सकते हैं। स्वतंत्र प्रभार मतलब क्या हो जाएगा कि जब कुछ मंत्रियों को कभी काल क्या किया जाता है, कोई न कोई कार्य दे दिया जाता है, कोई न कोई विभाग दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या कहा जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। बाकी ये राज्य मंत्री लोग क्या करते हैं, ये राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता में लगे होते हैं। और तीसरे स्तर के जो मंत्री हो जाएंगे उन्हें कहा जाता है उप मंत्री। ये लोग कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इन दोनों की सहायता करते हैं, उप मंत्री। इस प्रकार देखेंगे सारा पावर किसके पास है, कैबिनेट मंत्री के पास सारा पावर होता है। कार्य करने की जो शक्ति होती है किसके पास होती है, कैबिनेट मंत्री के पास होती है। इन्हीं कैबिनेट मंत्री को कहा जाता है मंत्रिमंडल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल, इन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल कहा जाता है। यहाँ एक चीज आप ये जान लीजिए कि जो मंत्री परिषद होगी, क्या जब मंत्री परिषद की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता उस समय कौन करता है, पीएम करते हैं। लेकिन क्या मंत्री परिषद की बैठक हमेशा होगी, किसी छोटे या बड़े कार्य के लिए हमेशा मंत्री परिषद की बैठक होगी, क्योंकि मंत्री परिषद की संख्या तो बहुत सारी हो जाएगी, इसमें बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे, तो हमेशा तो इनकी बैठक हो नहीं पाएगी। तो जो बैठक होती है हमेशा बैठक किसकी होती है, कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम करते हैं। और जो मंत्री परिषद की भी बैठक होती है तो उसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं, पीएम करते हैं, क्योंकि पीएम ही तो सब कुछ है, पीएम ही इन मंत्रियों को बनाते हैं, इनका जीवन कब तक रहेगा, कब तक रहेंगे, पीएम ही डिसाइड करते हैं। और किस मंत्री को रहना है, किसे हटाना है, किसे बदलना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, पीएम ही करते हैं। इसीलिए पीएम को कहा जाता है कि इनके जीवन मृत्यु दोनों किसके हाथ में होते हैं, पीएम के हाथ में दोनों होते हैं। अब यहाँ आप थोड़ा जान लीजिए कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। कई बार इन दोनों शब्दों का प्रयोग समानार्थी किया जाता है, समान अर्थ लगाया जाता है कि सेम दोनों होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मंत्री परिषद जो होती है कई मंत्रियों की श्रेणी होती है, इसमें कैबिनेट मंत्री पाए जाते हैं, राज्य मंत्री पाए जाते हैं, उप मंत्री पाए जाते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, मंत्रिमंडल सिर्फ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। और सारी पावर किसके हाथ में होती है, मंत्रिमंडल के ही हाथ में होती है। इवन देखेंगे प्रधानमंत्री बैठक किसकी लेते हैं, मंत्रिमंडल की ही बैठक होती है, अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। अब हमारे संविधान में ये जो मंत्रिमंडल लिखा गया है, मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग आर्टिकल 3 से 52 में किए गए। कहां पर किए गए, आर्टिकल 352 में किए गए। और मंत्री परिषद लिखा गया, 74 में क्या लिखा गया, मंत्री परिषद, लेकिन 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। मंत्री परिषद की बैठक तो हमेशा नहीं होती, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक लगभग हफ्ते में एक बार हो जाती, सप्ताह में एक बार हो ही जाती। अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम महोदय इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो मंत्री परिषद का मुखिया पीएम, मंत्रिमंडल का मुखिया पीएम, मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री। और मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम ही करेंगे अध्यक्षता। तो प्रधानमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल में, प्रधानमंत्री का वर्णन आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 यही कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो होंगे इस मंत्री परिषद की सलाह के ही अनुसार कार्य करेंगे। देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं, उनके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, औपचारिक प्रधान होते हैं हमारे यहाँ के, तो किसकी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं, मंत्री परिषद के ही सलाह के अनुसार वे कार्य करते हैं। स्व विवेक से
कार्य नहीं करते, बल्कि मंत्रिपरिषद जो कहेगा वही कार्य वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसके आगे हम ये देख लेते हैं कि क्या राष्ट्रपति महोदय जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा, जो भी मंत्रिपरिषद कहेगा सारे कार्य करेंगे। इसके लिए देखेंगे हमारे संविधान में संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978। उसमें ये कह दिया, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी मोरारजी देसाई, तो संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 करवाया गया। उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति को मानना होगा। एक बार तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि देखो भैया आप इस पर फिर से विचार कर लो, अगर कोई कहीं कमी रह गई है तो आप विचार करके थोड़ा सोच समझकर हमारे पास भेजो। लेकिन जब मंत्रिपरिषद फिर विचार करके फिर से भेजेगा सलाह को, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, उस सलाह के ही अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 74 में ये कहा गया है। अब हम एक आर्टिकल इसके बारे में और देख लेते हैं, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो होंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए आपको पता है कैसे नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जिस किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा उसका जो नेता होगा, सभी लोग जिसे चाहेंगे, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। किस आर्टिकल? आर्टिकल 75 के तहत। और बाकी सारे मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाएगी वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेंगे। प्रधानमंत्री जिसे बताएंगे मंत्री बनने के लिए कि उसे ही राष्ट्रपति मंत्री बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मंत्रालय का भी बंटवारा करते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के तहत करते हैं। अब मंत्रियों की संख्या के लिए देखिए, पहले तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था, लेकिन उस समय दल बदल की समस्या बहुत तेज होती थी कि कोई भी कैंडिडेट जो होता था किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता था और बाद में क्या करता था कि अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता था, लेकिन उसकी सदस्यता बनी रहती थी। तो इससे क्या होता था? अस्थिरता आती थी सरकार में। तो उसे रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। उस कानून के तहत ये कहा गया कि आप देखें दल बदल कानून जो था उसमें 52 अमेंडमेंट 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था कि कहा गया था कि दल बदल जो होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, चुनाव जीतने के बाद पार्टी को ज्वाइन करे, उसकी सीट समाप्त हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद दल बदल के लिए एक कानून और लाया गया, 91 अमेंडमेंट 2003 91वां संविधान संशोधन 2003। उसमें यह कह दिया गया है कि जो मंत्री परिषद की संख्या होगी, किसकी संख्या? इस मंत्री परिषद की संख्या जो होगी लोकसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। कितना परसेंट? 15%। कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की सदस्य संख्या देखेंगे आपकी कितनी है? 543। तो 543 का 15% से अधिक मंत्री परिषद की संख्या नहीं होगी। इसे दल बदल को रोकने के लिए लाया गया है कि तो मंत्री परिषद की संख्या टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की जो भी संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी, कम ही होगी। तो ये हो गया मंत्री परिषद की संख्या के बारे में। और मंत्रियों की नियुक्ति तो जानते ही हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और जो ये मंत्री और प्रधानमंत्री, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? इन्हें शपथ राष्ट्रपति महोदय ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। ये लोग जो मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने से पहले शपथ लेते हैं। किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति महोदय के समक्ष ये लोग शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री भी लेते हैं और बाकी और भी मंत्री शपथ लेते हैं। और आर्टिकल 75 में और कहा गया है कि ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो इसे कहने से क्या मतलब हुआ? इसे कहने से यही मतलब हुआ कि राष्ट्रपति महोदय तो इन्हीं
इन्हें बनाए हैं तो राष्ट्रपति महोदय इन्हें हटा भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय क्या वैसे ही हटा देंगे किसी को? राष्ट्रपति महोदय वैसे ही किसी को नहीं हटा देंगे। हटाने के लिए प्रधानमंत्री जब कहेगा किसी मंत्री को हटाने के लिए तो राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। कहने का मतलब कि इनका कार्यकाल कितना होगा कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे किसी को हटा सकते हैं। यहाँ जब चाहे मतलब तो ये नहीं कि खुद से स्ववियोग से हटाएंगे, तो उसके लिए तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर किसी भी मंत्री का प्रधानमंत्री जी से मतभेद है किसी भी विषय पर किसी भी मुद्दे पर, अगर वो मतभेद है और मंत्रिपरिषद के विचारों से असहमत है तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि खुद से त्यागपत्र दे दे, नहीं तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से कहकर उसे हटा सकते हैं। तो ये जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। उत्तरदायी कहने से क्या मतलब हुआ कि इन्हें लोकसभा में उत्तर देना पड़ेगा, अपने हर एक कार्य के लिए इन्हें लोकसभा में उत्तर देना पड़ेगा, इसी में कहा गया है। और जब संसद का सेशन होता है तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष इनसे सवाल पूछता है, सवालों का जवाब देना पड़ता है, उत्तर इन्हें देना पड़ता है। और नहीं तो विपक्ष क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें हटा भी सकता है विपक्ष। तो ये लोग सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी। संसद मतलब लोकसभा, संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति ये लोग उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से ये लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से ये लोग संसद के प्रति, संसद मतलब लोकसभा, संसद के किस सदन? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मंत्री, एक मंत्री अगर कुछ गलत कर रहा है या मंत्रिपरिषद के विचारों से असहमत है तो उसके लिए बेहतर तो यही होगा कि वह अपना त्यागपत्र दे दे, क्योंकि मंत्रिपरिषद के बारे में कहा जाता है कि ये लोग एक ही साथ रहते, एक साथ डूबते, एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ ये डूबते हैं। जीवन और मृत्यु इनका एक साथ होता है, सबकी जिम्मेदारी एक साथ होती है। प्रधानमंत्री इनमें सामंजस्य बनाता है। तो बेहतर इनके लिए यही होता है कि जो भी कार्य करे एक साथ में करे, जो भी इनका विचार होगा सबका सामूहिक होगा, अलग अलग विचार नहीं होंगे। जिनका विचार अलग होगा तो वो अपना हट जाए मंत्री परिषद से, उनके लिए बेहतर यही होता है कि ये लोग एक साथ रहे। तो आर्टिकल 75 में ये भी कहा गया। अब इन मंत्रियों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री इन सबको सुविधाएं दी जाती है बहुत सारी। तो आर्टिकल 74 और 75 में किसके बारे में वर्णन था? आर्टिकल 74 और 75 में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री का वर्णन आर्टिकल 74 में है। प्रधानमंत्री जी जो होते हैं मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। मंत्रिपरिषद के कितने पार्ट होते हैं? मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? मंत्रालय के स्वामी होते हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। देश का सारा कार्य यही लोग करते हैं। देश मतलब केंद्र सरकार का अलग हो जाते हैं और राज्यों की अपनी सरकारों के अलग हो जाते हैं। तो पूरा इंपॉर्टेंट कार्य, महत्वपूर्ण कार्य कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। इनके पास मंत्रालय होता है। और जो राज्य मंत्री हो जाते हैं, राज्य मंत्री इनकी सहायता करते हैं, या कभी कभी राज्य मंत्री को भी स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, इन्हें भी विभाग दे दिया जाता है, तो उस समय इन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहा जाता है। और तीसरे स्तर के जो मंत्री हो, और जो ये मंत्री जिन्हें कोई विभाग नहीं दिया जाएगा उनके लिए क्या किया जाएगा? वे लोग कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तीसरे स्तर के मंत्री, उप मंत्री भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इन दोनों की सहायता करते हैं। तो सामूहिक रूप से इसे मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया पीएम होता है। और मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन में बताया गया है? 51 नंबर। किसमें बताया गया है? 51 नंबर संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि 15% से अधिक नहीं होती। 51वां संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन 2003 में। कितनी संख्या बता दिए? तो संख्या ये है कि 15% से अधिक नहीं हो सकते, इसमें बताया गया है।
और मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। मेन काम सब कुछ मंत्रिमंडल ही करते हैं। मंत्रिमंडल के ही मुखिया पीएम होते हैं। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ किए गए हैं हमारे संविधान में? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 3 से 52 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? जो राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह के ही अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन क्या हर बार पहली ही बार में उनकी सलाह को मान लेना अनिवार्य है? तो इसके लिए कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि आप लोग सोच समझकर जो भी हमें कहने के लिए कह रहे हैं, सोच समझकर फिर हमें सलाह दीजिए। तो जब फिर से सलाह देंगे, पुनर्विचार करके सलाह देंगे, तो उस समय राष्ट्रपति को मानना बाध्य होगा। आप लोग देखेंगे तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और इसमें यह कहा गया है कि जो ये मंत्री लोग होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य, जिसमें प्रधानमंत्री हो, मंत्री, सारे मंत्री शामिल होते, ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि ये लोग लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ये लोग व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जी के प्रति उत्तरदायी होंगे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।